अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की पैथोलॉजी। सबसे पहले बेसिक एनाटॉमी ऑफ लंग देखते हैं। तो जो एसिनस होता है, एसिनस इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग। अब एसिनस में तीन चीज़ें आती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। ओके, एसिनस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। इसमें तीन चीज़ें आती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। ये हमारी जो विगनर्स जनरेशन थे उसमें 16 जनरेशन उसके बाद से स्टार्ट हो रहा था रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो एक रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आ गया, उसके बाद ये एल्वियोलर डक्ट और ये एल्वियोलर सैक। तो ये पूरा मिलकर बनाता है एसिनाई, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। इट इज अफेक्टेड इन एम्फाइसीमा। अब ये जो एल्वियोलाई होता है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1 निमोसाइट एंड टाइप 2 निमोसाइट। टाइप 1 निमोसाइट वो 95% सेल्स होते हैं, 95% सेल्स जो होते हैं वो होते हैं टाइप 1 निमोसाइट और 5% होते हैं टाइप 2 निमोसाइट। टाइप 1 निमोसाइट दे आर फ्लैट सेल्स। टाइप 2 निमोसाइट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दे एक तो हेल्प इन प्रोडक्शन, एक तो ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करता है टाइप 2 निमोसाइट। दूसरा ये रिपेयर में हेल्प करता है, रिपेयर ऑफ द एल्वियोलाई। अगर एल्वियोलाई की कुछ डैमेज होगी तो इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ एल्वियोलाई, टाइप 2 निमोसाइट। फिर हिस्टोलॉजी, तो एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कि एंटायर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इट इज लाइंड बाय सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम एक्सेप्ट वोकल कॉर्ड्स, कि एक्सेप्ट वोकल कॉर्ड्स लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये याद रखना है हिस्टोलॉजी। उसके बाद एल्वियोलाई में पोर्स ऑफ कॉन प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प्स इन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। कि एल्वियोलाई जो होता है उसमें कुछ कुछ पोर्स प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं पोर्स ऑफ कॉन। ये डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं। अब उसके बाद देखते हैं एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसके दूसरे बहुत सारे नाम है, डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज, एक्यूट लंग इंजरी। इसमें पैथोलॉजी ये होती है, सिंपल जो एल्वियोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है, वहाँ पे हाइलिन प्रोडक्शन होता है और हाइलिन डिपोजिशन होता है इन द एल्वियोलर सैक। तो इसकी वजह से रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। और ये उसकी पैथोजेनेसिस लिखी हुई है, क्या क्या फैक्टर्स एक्टिवेट होता है और फिर क्या क्या अल्टीमेटली लीड टू फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन मेम्ब्रेन इन द एल्वियोलर सैक। तो ये उसकी हिस्टोपैथोलॉजी है। यहाँ पे हमें हाइलिन डिपोजिशन दिखेंगे। एक्सरे में इट शोज बायलैटरल डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेट और उसका नाम है वाइट आउट अपीयरेंस, वाइट आउट अपीयरेंस। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज उसमें जो FeV1/FVC रेशियो होता है वो कम हो जाता है, कि ये बेसिक चीज़ है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में FeV1/FVC रेशियो जो है वो कम हो जाता है। टाइप्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, तो मेन 3 टाइप होते हैं, COPD, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा। COPD में 2 टाइप होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। तो ये सारी हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है। सबसे पहले देखते हैं COPD, उसमें एम्फाइसीमा। अब एम्फाइसीमा वो है, इट्स अ इरिवर्सिबल डायलिटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिनाई डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इट इज इरिवर्सिबल डायलिटेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एसिनाई या एयर स्पेसेस डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ये जो विगनर्स जनरेशन था उसमें 16 जनरेशन था टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद से स्टार्ट हो रहा था ट्रांजिशनल या रेस्पिरेटरी जोन। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डिस्टली डायलिटेशन एंड डिस्ट्रक्शन होगा ऑफ द एसिनाई, उसे कहते हैं एम्फाइसीमा। फिर डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये याद रखना है, विद डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल विदाउट फाइब्रोसिस। तो ये एम्फाइसीमा की डेफिनेशन। इट इन्वॉल्व्स रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। तो ये एसिनाई। पैथोजेनेसिस, इसकी रिस्क फैक्टर वो है स्मोकिंग और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, कि स्मोकिंग एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अब नॉर्मली होता क्या है हमारे लंग में, देयर इज परफेक्ट बैलेंस बिटवीन इलास्टेस एंड एंटी इलास्टेस। कि इलास्टेस एंड एंटी इलास्टेस, इलास्टेस क्या करता है, एल्वियोलर वॉल को डैमेज करता है, और एंटी इलास्टेस ये इलास्टेस को इनहिबिट करता है। तो इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस होता है। अब ये स्मोकिंग, ये जो रिस्क फैक्टर बताया स्मोकिंग एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इन दोनों की वजह से इलास्टेस की एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल एंड एम्फाइसीमा। कि स्मोकिंग वो डायरेक्टली इलास्टेस की एक्टिविटी इंक्रीज करेगा, और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी उसकी वजह से एंटी इलास्टेस की एक्टिविटी या एंटी प्रोटीएस की एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से इलास्टेस की एक्टिविटी इंक्रीज होगी, विच विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल एंड एम्फाइसीमा। तो फुली ये क्लियर हो गया होगा। स्मोकर्स इंक्रीज इन इलास्टेस एंड डिस्ट्रक्शन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी इंक्रीज इन इलास्टेस। तो स्मोकिंग एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ये चार्ट दिया हुआ है ऑफ पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसीमा। उसके बाद टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा, तो 4 टाइप होते हैं, सेंट्री एसिनर, पैन एसिनर, डिस्टल एसिनर एंड इर्रेगुलर। अब नाम के हम पहले इनके बारे में देखते हैं, फिर इमेज देखेंगे। सेंट्री एसिनर, नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल एसिनाई वो अफेक्ट होता है, कि एसिनाई में क्या क्या आ रहा था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक। तो ये सेंट्रल एसिनाई मतलब प्रॉक्सिमल पार्ट थोड़ा सा वो अफेक्ट हो रहा है, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल अफेक्ट होंगे मोस्टली। कि सेंट्रल एसिनाई अफेक्ट हो रहा है, डिस्टल एसिनाई दे आर स्पेयर्ड। रिस्क फैक्टर वो इसमें इंपॉर्टेंट वो है स्मोकिंग, इज स्मोकिंग एसोसिएटेड एंड अपर लोब इज इन्वॉल्व। ये हो गया सेंट्री एसिनर। ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकली जो टाइप होता है वो होता है सेंट्री एसिनर। सेंट्रल एसिनर आई आर अफेक्टेड, डिस्टल एसिनर आर स्पेयर्ड, स्मोकिंग एसोसिएटेड होता है एंड अपर लोब इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सेंट्री एसिनर। उसके बाद पैन एसिनर, इसमें एंटायर एसिनाई दे आर अफेक्टेड। ये पैन एसिनर, एंटायर एसिनाई आर अफेक्टेड। यहाँ पे पैन में ए पे फोकस करो, इट इज एसोसिएटेड विथ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, और ये होता है इन लोअर लोब्स।
सेंट्री एसिनर अपर लोब में हो रहा था, पैन एसिनर लोअर लोब में हो रहा है। उसके बाद है डिस्टल एसिनर या पैरासेप्टल। इसमें होता क्या है, एल्वियोलर सैक जो होते हैं दे आर अफेक्टेड, एल्वियोलर सैक या एल्वियोलर डक्ट कि इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल हो रहा था, डिस्टल या पैरासेप्टल में एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक आर अफेक्टेड। इट इज एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। और लास्ट है इर्रेगुलर, और मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकली जो टाइप होता है वो होता है इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। तो ये इमेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा। यहाँ पे देख सकते हो डिस्टल पार्ट अफेक्ट हुआ है, तो ये है डिस्टल एसिनर या फिर पैरासेप्टल एम्फाइसीमा, डिस्टल एसिनर या फिर पैरासेप्टल एम्फाइसीमा। इसमें एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलर डक्ट अफेक्ट होता है एसोसिएटेड विद स्पॉन्टेनियस निमोथोरैक्स। इसमें देख सकते हो पूरा सारे एसिनाई वो अफेक्ट हुए हैं, पैन एसिनर, तो इसलिए इसे कहते हैं पैन एसिनर या फिर पैन लोब्युलर भी कहते हैं, पैन एसिनर या पैन लोब्युलर एसोसिएटेड विद अल्फा एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी एंड लोअर लोब, पैन एसिनर इन लोअर लोब। फिर ये इसमें सेंट्रल पार्ट, ओके ये देख सकते हो ये नॉर्मल है, सिर्फ सेंट्रल पार्ट वो अफेक्ट हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सेंट्री लोब्युलर या फिर प्रॉक्सिमल एसिनर एम्फाइसीमा। अपर लोब में होता है स्मोकिंग एसोसिएटेड, डिस्टल एसिना दे आर स्प्रेड, और ये इरेगुलर टाइप। ये टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा हो गए। अब हिस्टोलॉजी में हमें क्या दिखेगा, तो ब्रोकन सेप्टा एंड एल्वियोलर वॉल्स, कि जो सेप्टा होता है वो और एल्वियोलर वॉल्स वो ब्रोकन दिखेंगे। फ्लोटिंग सेप्टा इसका नाम है अपीयरेंस का, फ्लोटिंग सेप्टा। क्लिनिकली ग्रॉस अपीयरेंस होगा बुल्ला ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल, कि जो एल्वियोलर वॉल होगी वो डिस्ट्रॉय होगी तो उसकी इलास्टिक रिकॉइल वो कम हो जाती है इसमें, और जो कंप्लायंस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, कंप्लायंस इज इंक्रीज, तो डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द एल्वियोलाई वो इंक्रीज़ होता है, तो एल्वियोलाई वो बुल्ला के फॉर्म में अपीयर करता है। कि इस तरीके से देख सकते हो आप ये डिफरेंट बुल्लाज हैं। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसमें हाइपर डिस्टेंसिबिलिटी होती है ऑफ एसिनाई या ऑफ एल्वियोलाई, तो इसकी वजह से ये बुल्ला के फॉर्म में अपीयर करता है। अब क्लिनिकल फीचर्स होंगे बैरल शेप्ड चेस्ट, फ्लैटेंड डायफ्राम, पिंक पफर्स। ओके, एम्फाइसीमा के पेशेंट को हम पिंक पफर्स कहते हैं क्योंकि ये लिप्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, माउथ के थ्रू ब्रीथ करते हैं, इसमें साइनोसिस नहीं देखने को मिलता। तो ये क्लिनिकल फीचर होगा, बैरल शेप्ड चेस्ट, फ्लैटेंड डायफ्राम एंड पिंक पफर्स। उसके बाद दूसरा COPD था वो था क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन, एम्फाइसीमा इट वाज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन, उसमें एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रही थी। ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस अ क्लिनिकल कंडीशन, मतलब इसमें क्लिनिकल फीचर्स ज़्यादा होंगे। तो इसकी डेफिनेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 months in at least 2 consecutive years, persistent productive cough for at least 3 months in the last at least 2 consecutive years in absence of any other identifiable disease। तो ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की डेफिनेशन, मेन जो फीचर होगा वो होगा परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 months। 90% केसेस में रिस्क फैक्टर होता है वो स्मोकिंग। अब स्मोकिंग वो क्या करेगा, एपिथेलियल इरिटेशन करेगा, उसकी वजह से म्यूकस सिक्रीशन वो इंक्रीज होगा, तो म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी है वो देखने को मिलेगी कि स्मोकिंग वो एपिथेलियल इरिटेशन करेगा तो म्यूकस प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगा ड्यू टू म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी। म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होगा विच लीड्स टू प्रोडक्टिव कफ, के इंक्रीज रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन लीडिंग टू प्रोडक्टिव कफ। अब म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी होगी तो उसकी वजह से रीड इंडेक्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। रीड इंडेक्स होता क्या है, ये हमारी रेस्पिरेटरी वॉल जो होती है उसकी हिस्टोलॉजी। तो यहाँ पे एपिथेलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, म्यूकस ग्लैंड एंड कार्टिलेज होता है। अब रीड इंडेक्स वो होता है ये म्यूकस ग्लैंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल थिकनेस, कि म्यूकस ग्लैंड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल थिकनेस। अब क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या हो रहा था, म्यूकस ग्लैंड हाइपरट्रोफी, तो ये वाला लेयर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो इसकी वजह से रीड इंडेक्स वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें रीड इंडेक्स इंक्रीज होता है, प्लस गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। रीड इंडेक्स इज रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन एपिथेलियम एंड कार्टिलेज, कि ये डिवाइडेड बाय ये, तो ये रीड इंडेक्स वो इंक्रीज होता है गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग। नॉर्मली वो रेशियो होता है 0.4, ब्रोंकाइटिस में इंक्रीज हो जाता है, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। उसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा के दो चीज़ें हमने देख ली, COPD में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। उसके बाद दूसरी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज थी वो थी ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा इट इज़ अ रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कि याद रखना है, इट इज़ अ रिवर्सिबल ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द एयरवेज, कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवे वो रिवर्सिबल होगा और लीड्स टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें एयरवे जो होता है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस लीडिंग टू रिवर्सिबल ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे। इट इज़ अ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव में ब्रोंकल अस्थमा दो टाइप के हो सकता है, एलर्जिक या एटोपिक या एक्सट्रिंसिक। एलर्जिक मतलब वो एलर्जन जो बाहर से ही आएगा इसलिए एलर्जिक, एटोपिक या फिर एक्सट्रिंसिक क्योंकि बाहर से आएगा। दूसरा होता है इंट्रिंसिक या फिर नॉन एटोपिक, नॉन एलर्जिक। अब एलर्जिक है तो उसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, उसमें IG वो भी रेस्ड होगा,
चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होगी। इंट्रिंसिक या नॉन एटोपिक में आईजी के एलर्जी से कोई भी रिलेटेड नहीं है तो फिर आईजी वो रेज नहीं होगा। ये एडल्ट्स में देखने को मिलता है, देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री। तो ये दो टाइप हो गए, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। उसके बाद जेनेटिक्स इन अस्थमा, तो ये सिर्फ नाम याद रखना है। IL-13 जीन पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ADAM33 पॉलीमॉर्फिज्म, जीन फॉर एटोपी इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम 5q के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन फॉर एटोपी इट इज़ प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम 5q। फिर सीवियरिटी ऑफ अस्थमा वो इंक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन YKL-40, सिर्फ याद रखना है YKL-40 वो सीवियरिटी इंक्रीज करता है। ये जीन फॉर एटोपी क्रोमोसोम 5q एंड YKL-40, तो ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी इन अस्थमा, तो हम स्प्यूटम में हमें क्या क्या दिखेगा, तो 3 चीज़ें दिखेगी, 3 C's देखने को मिलेगी। कर्शमैन स्पाइरल, कि इस तरीके से स्पाइरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, कर्शमैन स्पाइरल, चारकोट लेडिंग क्रिस्टल्स, किस तरीके से क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे, चारकोट लेडिंग क्रिस्टल्स, एंड क्रियोला बॉडीज़। क्रियोला बॉडीज़ कुछ ऐसे स्लफ्ड म्यूकस एपिथेलियम जैसे होंगे क्रियोला बॉडीज़। तो कर्शमैन स्पाइरल जो है दे आर वोल्ड म्यूकस प्लग, ओके, ये म्यूकस प्लग होता है। चारकोट लेडिंग क्रिस्टल्स दे आर इओसिनोफिलिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और नाम है उसका गैलेक्टिन 10, दे आर इओसिनोफिलिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, गैलेक्टिन 10, चारकोट लेडिंग क्रिस्टल और क्रियोला बॉडीज़। ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी इन अस्थमा। अब इसमें अस्थमा में एयरवे रीमॉडलिंग होती है कि हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे था तो उसकी वजह से एयरवे रीमॉडलिंग होती है। इसमें क्या क्या होता है, एक तो इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन होता है, गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया होता है, थिकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया विथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी एंड सब म्यूकोसल ग्लैंड हाइपरट्रोफी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमें एयरवे रीमॉडलिंग विच इज सीन इन अस्थमा। होपफुली क्लियर हो गया होगा, सब इंक्रीज हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें रीड इंडेक्स जो है वो नॉर्मल रहता है, रीड इंडेक्स वो नॉर्मल रहता है क्योंकि सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिक सब म्यूकोसल ग्लैंड हाइपरट्रोफी नहीं हो रही, सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही, इसलिए रीड इंडेक्स वो नॉर्मल रहता है इन अस्थमा। ये था अस्थमा के बारे में। उसके बाद ब्रोंकिएक्टेसिस, ये लास्ट ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज है ब्रोंकिएक्टेसिस। इट इज़ एबनॉर्मल परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये डायलेटेशन कहाँ पे था, एम्फाइसीमा भी था, लेकिन वो भी इरिवर्सिबल था, ये भी इरिवर्सिबल है, लेकिन एम्फाइसीमा वो था डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और ये है डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल के उससे पहले भी होता है ब्रोंकिएक्टेसिस। ब्रोंकियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल से भी प्रॉक्सिमल, तो वो होता है ब्रोंकिएक्टेसिस। इसका कॉजेज है कि कॉजेज कंजेनिटल या फिर जेनेटिक हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनिटल में कॉज है कार्टाजिनस सिंड्रोम एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक्वायर्ड में ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, उसमें फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन या ट्यूमर और फिर इन्फेक्शंस। तो कार्टाजिनस सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। कार्टाजिनस सिंड्रोम इट इज ऑल्सो नोन एज इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम या फिर प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिस। प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिस, इसमें म्यूटेशन होता है इन द डायनिन आर्म ऑफ सिलिया, कि म्यूटेशन इन द डायनिन आर्म ऑफ सिलिया। इसमें ट्रायड देखने को मिलता है, साइनोसाइटिस, साइटस इन्वर्सस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। कार्टाजिनस सिंड्रोम में ट्रायड देखने को मिलता है, साइनोसाइटिस, साइटस इन्वर्सस एंड ब्रोंकिएक्टेसिस। साइटस इन्वर्सस मतलब राइट साइड वाले ऑर्गन लेफ्ट साइड में होंगे, उस तरीके से हार्ट लेफ्ट की जगह राइट में होगा वो। और इमोटाइल सिलिया सिंड्रोम मतलब सिलिया जो होता है वो इमोटाइल हो जाता है, मतलब जो म्यूकस रिमूवल जो करना होता है वो नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से साइनोसाइटिस होगा, ब्रोंकिएक्टेसिस एंड साइटस इन्वर्सस। प्लस मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है। और इसका कॉम्प्लिकेशन है तो लंग एब्सेस के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, एब्सेस फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे, लंग एब्सेस, ब्रेन एब्सेस, एम्पाइमा, एमाइलोडोसिस के ए टाइप ऑफ एमाइलोडोसिस वो देखने को मिलता है। तो ये कार्टाजिनस सिंड्रोम हो गया। कहाँ पे म्यूटेशन होती है वो याद रखना है, ये ट्रायड याद रखना है और उसके फीचर्स याद रखना है और ये कॉम्प्लिकेशंस। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस था, ऑब्स्ट्रक्शन था एंड लोअर इन्फेक्शन था, ये होता है इन द लोअर लोब्स। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस वो है HRCT। अब ग्रॉस स्पेसिमेन, नॉर्मल लंग में क्या होता है, जब हम प्रोब पास करते हैं थ्रू दिस एल्वियोलाई तो प्रोब स्टॉप्स 1 to 4 सेंटीमीटर बिलो द प्लूरा, बिफोर द प्लूरा, कि प्रोब स्टॉप्स 1 to 4 सेंटीमीटर बिफोर द प्लूरा। लेकिन ब्रोंकिएक्टेसिस में ये ज़्यादा डायलेट हो जाता है, तो इसकी वजह से प्रोब रीचेस ऑलमोस्ट अप टू द प्लूरा। ये अपीयरेंस हो कॉम्प्लिकेशन एम्पाइमा, लंग एब्सेस एंड एमाइलोडोसिस ए टाइप, ये हमने देख लिया। तो ये था ब्रोंकिएक्टेसिस और सारे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स और ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, उसमें FeV1/FVC रेशियो वो डिक्रीज हो रहा था। रेस्ट्रिक्टिव लंग में ये रेशियो या तो नॉर्मल रहता है, इनिशियली नॉर्मल रहता है और लेट स्टेज में इंक्रीज हो जाता है। इसमें अल्टीमेटली टोटल लंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज में एक्सपिरेशन में प्रॉब्लम आती है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज में इंस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, इसलिए टोटल लंग कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स। अब टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर, तो ये फाइब्रोजिंग लंग डिसऑर्डर्स होता है, ग्रैनुलोमेटस डिसीज होती है, निमोकोनियोसिस एंड स्मोकिंग एसोसिएटेड डिसीज। एक एक करके सब देखते हैं। पहले देखते हैं हम निमोकोनियोसिस। निमोकोनियोसिस इट इज़ अ ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज। इसके टाइप्स है कोल वर्कर्स निमोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस। इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। साइज ऑफ द पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रॉन्स दे आर डेंजरस।
वो अल्टीमेटली लंग्स एंड एल्वियोलाई में एंटर कर जाते हैं. दे आर मोस्ट पैथोजेनिक. दे आर नॉट क्लियर्ड बाय सीलियरी अपैरेटस. सो साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 5 माइक्रोन. फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड सिनर्जेटिक फैक्टर लाइक स्मोकिंग. तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए. एक एक करके टाइप्स ऑफ निमोकोनेसिस देखते हैं. पहला है कोल वर्कर निमोकोनेसिस. इन सब में आपको फैक्ट्स याद रखना है. कोल वर्कर निमोकोनेसिस अफेक्ट अपर लोब, सीन इन कोल माइन वर्कर्स. इसमें भी 3 टाइप होते हैं. एसिम्टोमेटिक एंथ्रोकोसिस विच इज एसोसिएटेड विद डिपोजिशन ऑफ ब्लैक कार्बन पिगमेंट. ये याद रखना है, ब्लैक कार्बन पिगमेंट डिपोजिशन होता है. ब्लैक कार्बन पिगमेंट डिपोजिशन सीन इन कोल वर्कर निमोकोनेसिस. सिंपल कोल वर्कर निमोकोनेसिस, कोल मैक्यूलम नोड्यूल्स. फिर कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर्स, इसमें प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस देखने को मिलता है. एंटायर लंग इट अंडरगोस फाइब्रोसिस. तो ये 3 टाइप हो गए. पहला एसिम्टोमेटिक, फिर सिंपल और फिर कॉम्प्लिकेटेड. और ये याद रखना है. तो फाइब्रोसिस होगा, ब्लैक कार्बन पिगमेंट डिपोजिशन, कोल माइन वर्कर्स एंड अपर लोब. कि ये इमेज में देख सकते हो ब्लैक कार्बन पिगमेंट डिपोजिशन. उसके बाद है कैप्लन सिंड्रोम. कैप्लन सिंड्रोम इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोल वर्कर निमोकोनेसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस. कैप्लन सी इट इज कोल वर्कर निमोकोनेसिस प्लस रूमेटॉइड आर्थराइटिस. कैप्लन सिंड्रोम. फिर सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. अब सिलिकोसिस जो है इट इज मोस्ट कॉमन निमोकोनियोसिस या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज इन द वर्ल्ड. इट्स ऑल्सो नोन एज माइनर्स या फिर ग्राइंडर्स डिसीज. सीन इन सैंड ब्लास्टर्स एंड पेंट वर्कर्स. इट इंक्रीज रिस्क ऑफ टीबी एंड कैंसर. मोस्ट कॉमन पार्टिकल कॉजिंग सिलिकोसिस, तो वो याद रखना है क्वार्ट्स. कि क्वार्ट्स याद रखना है. उस फॉर्मूला इज SiO2 क्वार्ट्स. एक्सरे में एग शेल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है प्लस हाइलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट. ये एग शेल कैल्सिफिकेशन प्लस हाइलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट. ग्रॉस अपीयरेंस इनिशियली ये स्टार्ट होता है एज अ फाइब्रोटिक नोड्यूल और अल्टीमेटली बहुत सारे नोड्यूल्स दे कोलिस या जॉइंट टू फॉर्म कोलेजिनस स्कार. कि इनिशियली स्टार्ट एज फाइब्रोटिक नोड्यूल देन दोज नोड्यूल्स कोलिस टू फॉर्म कोलेजिनस स्कार. हिस्टोलॉजिकली इट अपीयर्स एज वोल्ड कोलेजन फाइबर्स. इसमें नोड्यूलर फाइब्रोसिस देखने को मिलता है ऑन द ऑफ लंग्स. कोल वर्कर्स में वो था मैसिव या एंटायर लंग अंडरगो फाइब्रोसिस. इसमें नोड्यूलर फाइब्रोसिस. तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होगा. तो ये था सिलिकोसिस. उसके बाद है एस्बेस्टोसिस. अब एस्बेस्टोसिस वो होता है इन द लोअर लोब्स. बाकी ऊपर के 2 जो थे सिलिकोसिस एंड कोल वर्कर निमोकोसिस वो रहते हैं इन द अपर लोब. एस्बेस्टोसिस वो होता है इन द लोअर लोब. सीन इन शिपिंग इंडस्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. 2 टाइप के एस्बेस्टोस फाइबर्स होते हैं, सर्पेंटाइन फाइबर्स एंड एम्फीबोल फाइबर्स. सर्पेंटाइन फाइबर्स अफेक्ट लोअर लोब. दे आर फ्लेक्सिबल कर्ली फाइबर एंड इजीली डिग्रेडेबल. तो ये लेस सीवियर होते हैं सर्पेंटाइन फाइबर्स. एम्फीबोल फाइबर्स जो होते हैं दे आर मोर पैथोजेनिक. तो ये फॉर्म होता है, रिजिड होता है एंड दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल. तो ये मोर पैथोजेनिक होता है. एम्फीबोल ये ज़्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू सर्पेंटाइन. एम्फीबोल इज सीवियर कंपेयर टू सर्पेंटाइन. अब डिसीज कॉज्ड बाय और ये जो फाइबर्स होते हैं सर्पेंटाइन एम्फोबाइल ये डिपॉजिट होता है लंग्स में और दे कॉज एस्बेस्टोसिस. डिसीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस तो वो है प्लूरल प्लाक which is the most common and earliest lesion. Pleural plaque, pleural nodule, pleural effusion. Lung cancer is the most common malignancy. Lung adenocarcinoma. फिर malignant mesothelioma वो most specific malignancy है. कि एस्बेस्टोसिस में most specific malignancy वो है malignant mesothelioma. उसका ट्यूमर मार्कर है कैलरीटिनिन. Also used in laryngeal cancer, gastric cancer, renal cancer. कैलरीटिनिन ये याद रखना है. मैलिग्नेंट मीजोथेलियोमा उसमें होता क्या है, मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन होता है विदाउट मीडियास्टिनल शिफ्ट. कि सिंपली याद ही रखना है सारी चीज़ें. अब हिस्टोलॉजिकली हमें एस्बेस्टोस या फेरोगिनस बॉडीज़ देखने को मिलेगी. फेरोगिनस मतलब इसमें एस्बेस्टोस जो होगा वो कोटेड होगा विथ आयन, तो उसे हम कहेंगे फेरोगिनस बॉडीज़. ये डम्बल शेप्ड बॉडीज़ होती है, ये हमें देखने को मिलेगी ऑन प्रूशियन ब्लू स्टेन. तो दे आर एस्बेस्टोस बॉडी एंड फेरोगिनस बॉडीज़ दे आर. और सामोमा बॉडीज़ वो भी देखने को मिलती है. उसके बाद अदर टाइप्स ऑफ निमोकोनियोसिस. ये निमोकोनियोसिस 3 देख लिया हमने, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस एंड कोल वर्कर निमोकोनियोसिस. ये अदर टाइप्स ऑफ बगासोसिस सीन इन शुगर केन टॉक्सिसिटी, बिसिनोसिस कॉटन टॉक्सिसिटी, सिडेरोसिस आयरन टॉक्सिसिटी, स्टेनोसिस टिन टॉक्सिसिटी, बेरिलियोसिस इन बेरिलियम टॉक्सिसिटी सीन इन न्यूक्लियर इंडस्ट्री वर्कर. और ये नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोकोनियोसिस कि कौन सी टॉक्सिसिटी में देखने को मिलता है और वो याद रखना है. उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिसीज देख ली. उसके बाद है फाइब्रोजिंग रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज. तो इसमें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आता है, नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया एंड क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया. कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज ऑल्सो नोन एज यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया. TGF बीटा म्यूटेशन, जनरलाइज्ड फाइब्रोसिस सीन इन लंग पैरेंकाइमा. किसी भी इतना याद रखना है. TGF बीटा म्यूटेशन. नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर associated with connective tissue disorder. Cryptogenic organizing pneumonia also known as bronchiolitis obliterata. इसकी हिस्टोपैथोलॉजी में मैसन्स बॉडी देखने को मिलती है. मैसन्स बॉडी इट इज़ अ लूज फाइब्रस प्लेक
या फिर प्लग, कि मेसन्स बॉडी लूज फाइब्रस प्लैक सीन इन क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। क्या देखते हैं इन्फेक्शन एंड ग्रैनुलोमेटस कंडीशन ऑफ द लंग। तो ग्रैनुलोमेटस कंडीशन में उसमें आती है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस फीमेल्स में ज़्यादा होता है। इसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें CD4 TH1 जो सेल्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। क्या इसमें ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है। सो इट इज़ अ ग्रैनुलोमेटस डिसीज। अब ये इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड डिसीज है। इसमें HLA-A1 एंड HLA-B8 एसोसिएशन होता है, कि HLA-A1 एंड B8 एसोसिएशन। इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन 30 to 40 ईयर्स में होता है। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, इसका मतलब बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स एक तो आई इन्वॉल्व होगी, उसमें यूवियाइटिस, सिक्का सिंड्रोम, केराटाइटिस होगा। कि आई सलाइवरी ग्लैंड इन्वॉल्व होंगे। लंग मोस्ट कॉमनली लंग इन्वॉल्व होता है, तो ये भी याद रखना है, लंग ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। फिर हाइलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, स्किन इन्वॉल्वमेंट, जेनेटिलिया, बोन मैरो, इन सब का इन्वॉल्वमेंट होगा इन सार्कोइडोसिस। तो एक तो ये याद रखना है, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है, ये HLA एसोसिएशन याद रखना है, और ये CD4 TH1 सेल्स। अब उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में एक तो ये नॉन कैसिएटिंग या फिर नेकेड ग्रैनुलोमा हो सकता है या होगा। फिर एस्ट्रॉइड बॉडी एंड श्वॉमैन बॉडीज। कि नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा, इसका मतलब लिम्फोसाइड कॉलर जो होता है वो एब्सेंट होगा। मतलब ये हमारा सपोज सेल है तो उसके अराउंड लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होता है। तो नेकेड या नॉन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा में ये लिम्फोसाइट कॉलर जो होता है वो एब्सेंट होगा। इन नेकेड ग्रैनुलोमा नॉन कैसेटिंग में प्रेजेंट होगा। नेकेड में एब्सेंस ऑफ लिम्फोसाइट कॉर्नर, नॉन कैसेटिंग में प्रेजेंट होता है। फिर एस्ट्रॉइड बॉडी विच इज स्टार शेप्ड इंक्लूजन इन जाइंट सेल्स। फिर श्वॉमैन्स बॉडी, बेसोफिलिक कैल्शियम कॉन्क्रीशंस। फिर एपिथेलॉइड सेल्स जिसमें स्लीपर शेप्ड न्यूक्लियाई होते हैं। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ये फाइंडिंग्स होगी, नॉन कैसेटिंग या फिर नेकेड ग्रैनुलोमा, एस्ट्रॉइड बॉडी, श्वॉमैन बॉडी एंड एपिथेलॉइड सेल्स। कि ये इमेज ऑफ एस्ट्रॉइड बॉडी स्टार शेप्ड इंक्लूजन, ये फिर श्वॉमैन्स बॉडी बेसोफिलिक कैल्शियम कॉन्क्रीशंस, श्वॉमैन बॉडी। अदर इन्वेस्टिगेशन में इंक्रीज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लेवल, इंक्रीज कैल्शियम कॉजिंग मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन, इंक्रीज CD4 CD8 रेशियो, क्वीम टेस्ट पॉजिटिव। सिर्फ ये याद रखना है। उसके बाद हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस में ये जो 4 चीज़ें सर्कल की है वो याद रखनी है। हिस्टोप्लाज्मोसिस कॉजेज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम सीन इन पिजन या बर्ड ब्रीडर्स, ग्रॉस अपीयरेंस, ट्री बार्क अपीयरेंस एंड ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। ये 4 चीज़ें हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, पिजन या फिर बर्ड ब्रीडर्स, के बर्ड ब्रीडर्स याद रखना, हिस्टोप्लाज्मोसिस में बर्ड ब्रीडर्स, ट्री बार्क अपीयरेंस एंड कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। तो ये होता है ट्री बार्क अपीयरेंस इन हिस्टोप्लाज्मोसिस। उसके बाद देखते हैं ट्यूबरकुलोसिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज एसिड फास्ट बेसिलाई विच स्टेन्स ऑन ज़ील नेल्सन स्टेन या जेडन स्टेन। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एक एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो स्टेन करता है ऑन जेडन स्टेन। ठीक है, ये जो लाइंस देख रहे हो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये जेडन स्टेन है, तो पिंक कलर का अपीयर करेगा ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस विच इज एन एसिड फास्ट बेसिलाई। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, चेस्ट पेन, डिस्पनिया एंड कफ। फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, कि वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट, फीवर होगा, कफ, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर क्लिनिकल फीचर्स। फिर विरुलेंस फैक्टर जो होता है इट इज़ ड्यू टू कॉर्ड फैक्टर, CORD कॉर्ड फैक्टर। FNAC ऑफ लिम्फ नोड जब हम करेंगे तो उसमें हमें चीज़ी मटेरियल मिलेगा विच इंडिकेट्स केसियस नेक्रोसिस एंड कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। कि FNAC ऑफ द लिम्फ नोड जब हम करेंगे तो उसमें चीज़ी मटेरियल हमें मिलेगा विच इंडिकेट्स केसियस नेक्रोसिस एंड कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। ये FNAC ऑफ लिम्फ नोड। अगर बायोप्सी ऑफ लिम्फ नोड करेंगे उसमें भी हमें कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा दिखेगा। अभी जो एसिड फास्टनेस होती है ये ऑर्गेनिजम्स की, इट इज़ ड्यू टू माइकोलिक एसिड इंटर मेम्ब्रेन। के एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं उनमें माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द सेल मेम्ब्रेन, इसकी वजह से दे आर एसिड फास्ट पॉजिटिव। तो ये लिस्ट ऑफ एसिड फास्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। निमोनिक इज माई नोज इज कोल्ड एंड हॉट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नोकार्डिया, आइसोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम एंड हुकलेट्स ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट, ये एसिड फास्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब जो एसिड फास्ट बेसिलाई इट इज कॉमनली सीन इन द नेक्रोटिक एरिया एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड, विरुलेंस इज कॉर्ड फैक्टर, बता दिया मैंने। ओके, ट्यूबरकुलोसिस में हमें एपिथेलॉइड सेल्स सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट कॉलर वो देखने को मिलता है। सो इट इज़ अ कैसिएटिंग ग्रैनुलोमा। कैसिएटिंग में लिम्फोसाइट कॉलर प्रेजेंट होता है, तो ये एपिथेलॉइड सेल है बीच में, उसके अराउंड ऐसे लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन होता है जिसे कहते हैं लिम्फोसाइट कॉलर। और ये पूरे सेल को हम यहाँ पे कहते हैं लैंगेंस जाइंट सेल। लैंगेंस जाइंट सेल, इसमें हॉर्स शू या फिर नेकलेस अरेंजमेंट होती है ऑफ न्यूक्लियाई, तो ये लैंगेंस जाइंट सेल याद रखना है। ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर रीएक्टिवेशन, और फिर डिससेमिनेटेड या फिर मिलियरी। कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिलियरी। प्राइमरी जो होता है वो होता है इट अकर्स इन फर्स्ट एक्सपोजर मोस्टली इन चिल्ड्रन। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, तो लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ द मिडल लोब। लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब। और जो लीजन होता है उसका नाम होता है गॉन्स फोकस। कि प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस में लीजन का नाम जो होता है वो होता है गॉन्स फोकस।
अगर गॉन्स फोकस के साथ साथ लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो उसे हम कहेंगे गॉन्स कॉम्प्लेक्स। अगर गॉन कॉम्प्लेक्स कैल्सिफाइड हुआ है प्लस फाइब्रोसिस भी प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे रैंकिस कॉम्प्लेक्स। ये फिर से प्राइमरी लीजन उसका नाम है गॉन्स फोकस, अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है तो उसे हम गॉन्स कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर गॉन्स कॉम्प्लेक्स कैल्सिफाइड है प्लस फाइब्रोसिस भी प्रेजेंट है देन रैंकी कॉम्प्लेक्स, रैंकी कॉम्प्लेक्स। तो गॉन फोकस, गॉन कॉम्प्लेक्स एंड रैंकी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ही जैसे लंग्स में अगर टीबी हुआ तो गॉन्स फोकस नाम है, वैसे ही अगर ब्रेन में टीबी हुआ देन रिक्स या रिच फोकस, लीवर में हुआ देन सिमन्स फोकस, लिम्फ नोड में टीबी हुआ देन विगर्ट्स फोकस। तो ये अलग अलग लीजन के नाम है, अलग अलग ऑर्गन में टीबी हुआ तो ब्रेन आर रिच फोकस, लीवर में सिमन्स एंड लिम्फ नोड में विगर्ट्स। तो ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। अब सेकेंडरी या फिर रीएक्टिवेशन टीबी तो वो होता है ऑब्वियसली प्रीवियसली अफेक्टेड या फिर रिपीट एक्सपोजर में, और ये अफेक्ट करता है अपेक्स को, कि ये अपेक्स को अफेक्ट करता है। सेकेंडरी या रीएक्टिवेशन टीबी अपेक्स को अफेक्ट करता है, ये अराउंड मिडल पार्ट ऑफ द लंग्स में अफेक्ट करता है और ये अपेक्स में। अब ये या तो सुप्राक्लेविकुलर लीजन हो सकता है या फिर इंफ्राक्लेविकुलर लीजन। सुप्राक्लेविकुलर लीजन का नाम है पुल्स फोकस, इंफ्राक्लेविकुलर का नाम है एशमैन्स फोकस। ठीक, क्लियर? अपेक्स को अफेक्ट करता है, उसमें सुप्राक्लेविकुलर लीजन का नाम है पुल्स फोकस, इंफ्राक्लेविकुलर लीजन का नाम है एशमैन्स फोकस। और लास्ट है डिससेमिनेटेड या फिर मिलियरी टीबी। इसमें होता क्या है 1 to 2 mm डिससेमिनेटेड लीजन्स होते हैं, मिलेट शेप्ड लीजन्स होते हैं ऑल ओवर द लंग्स। तो इसे इसलिए इसे कहते हैं डिससेमिनेटेड या फिर मिलियरी टीबी। 1 to 2 mm डिससेमिनेटेड लीजन्स ऑल ओवर द लंग्स, दे आर मिलेट शेप्ड, इसलिए इसे कहते हैं मिलियरी टीबी। उसके बाद देखते हैं निमोनिया। निमोनिया इज इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ द लंग पैरेंकाइमा। इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेंकाइमा। अब लोबर, इसके भी दो टाइप होते हैं निमोनिया के, लोबर निमोनिया एंड लोब्यूलर निमोनिया या फिर ब्रोंको निमोनिया। लोबर निमोनिया में एंटायर लोब इज अफेक्टेड, कि ये एक लोब है, एंटायर लोब इज अफेक्टेड, तो ये लोबर निमोनिया। लोब्यूलर निमोनिया में या ब्रोंको निमोनिया दोनों एक ही है, इसमें क्या होता है पैची इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ द एंटायर लंग, ये पैची इन्वॉल्वमेंट होता है ऑफ द एंटायर लंग। तो ये लोब्यूलर निमोनिया और ये लोबर निमोनिया। ये भी देख सकते हो, ये लोबर निमोनिया और ये यहाँ पे पैची इन्वॉल्वमेंट है, तो ये लोब्यूलर निमोनिया। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का है स्टेफ ऑरियस। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड उसमें स्टेफ ऑरियस। और यहाँ पे भी लोबर निमोनिया एंड ब्रोंको निमोनिया के भी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, तो ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद स्टेजेस ऑफ निमोनिया, तो 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है स्टेज ऑफ कंजेशन, फिर स्टेज ऑफ रेड हिपेटाइजेशन, स्टेज ऑफ ग्रे हिपेटाइजेशन एंड स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। स्टेज ऑफ कंजेशन पहले 1-2 दिन में होता है, ये होता है बिकॉज लंग गेट्स कंजेस्टेड विथ आरबीसी, ये स्टेज ऑफ कंजेशन। उसके बाद स्टेज ऑफ रेड हिपेटाइजेशन, इसमें लंग जो है वो रेड कलर का हो जाता है ड्यू टू आरबीसी, प्लस लिवर लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, उसकी फॉर्म हो जाता है लंग ड्यू टू फिब्रिन डिपोजिशन। तो इसमें लिवर लाइक कंसिस्टेंसी होती है, फॉर्म कंसिस्टेंसी ड्यू टू फिब्रिन, इसे कहते हैं हिपेटाइजेशन। तो इसलिए इस स्टेज का नाम है स्टेज ऑफ रेड हिपेटाइजेशन। फिर है स्टेज ऑफ ग्रे हिपेटाइजेशन। हिपेटाइजेशन है, इसका मतलब इसमें भी लिवर लाइक फॉर्म कंसिस्टेंसी होगी। ग्रे इसलिए क्योंकि इसमें आरबीसी का डिसइंटीग्रेशन होता है विच प्रोड्यूसेस ग्रे कलर, तो ये स्टेज ऑफ ग्रे हिपेटाइजेशन। उसके बाद लास्ट स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन विच इज द मोस्ट कॉमन आउटकम। तो ये स्टेज हो गए कंजेशन, रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन एंड रिजोल्यूशन। जब हम बायोप्सी करेंगे तो उसमें हमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स मिलेंगे प्लस एल्वियोलाई वो एंगोर्ज्ड होगी, तो ये बायोप्सी फाइंडिंग होगी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्लस एंगोर्ज्ड एल्वियोलाई। अब निमोनिया के भी दूसरा भी क्लासिफिकेशन है विच इज टिपिकल निमोनिया एंड एटिपिकल निमोनिया। टिपिकल ऑकर्स ड्यू टू बैक्टीरिया, इसमें लॉट्स ऑफ एक्सुडेट इज प्रोड्यूस्ड, प्यूरुलेंट कफ होता है, न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट होता है। ये टिपिकल में बैक्टीरिया कॉज करता है, लॉट्स ऑफ एक्सुडेट, प्यूरुलेंट कफ एंड न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। एटिपिकल में सबका उल्टा, बैक्टीरिया नहीं करता, वायरस करता है और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के वायरस कॉज करता है, लेस एक्सुडेट, नॉन प्यूरुलेंट कफ एंड लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, ये एटिपिकल निमोनिया। उसके बाद अदर इन्फेक्शन, तो उसमें कोविड-19 है पहला, उसमें हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हमें डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज दिखेगा, कि कोविड-19 में हमें डिफ्यूज एल्वियोलर हेमरेज दिखेगा। फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस, ये हमने देखा बर्ड ब्रीडर में दिखता है, ट्री बार्क अपीयरेंस होता है एंड कैस्केडिंग ग्रैनुलोमा होता है, कि ये हिस्टोप्लाज्मोसिस। उसके बाद है ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस का कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है ऑफ डबल वॉल्ड थिक सिस्ट विथ डेंस बेसोफिलिक कोर, कि डबल वॉल्ड थिक सिस्ट होती है विथ डेंस बेसोफिलिक कोर, इसमें फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होता है, कि ये 8 जैसा दिख रहा है, फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस इन ब्लास्टोमाइकोसिस। और ये स्टेन जो है ग्रीन कलर का, इसका नाम है गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन, गोमोरी मिथेनामाइन सिल्वर स्टेन, फिगर ऑफ 8 एंड डबल वॉल्ड थिक सिस्ट विथ डेंस बेसोफिलिक कोर। फिर कोकिडियोमाइकोसिस, इसमें कैस्केडिंग ग्रैनुलोमा दिखता है। फिर नीमोसिस्टाइटिस कार्नी, नीमोसिस्टाइटिस कार्नी, इट प्रोड्यूसेस फ्रोथी स्प्यूटम इन इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट लाइक HIV पॉजिटिव, कि फ्रोथी स्प्यूटम प्रोड्यूस करता है पेशेंट एंड सीन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। HP एग्जामिनेशन में पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस या फिर कप एंड सॉसर अपीयरेंस, कि ये कप एंड सॉसर अपीयरेंस या फिर पिंग पोंग बॉल अपीयरेंस, तो ये दिखता है हमें न्यूमोसिस्टिक
कैरिनियम है। इसके बाद है CMV निमोनिया, साइटोमेगालोवायरस निमोनिया। इसमें आउल्स आई इंक्लूजन देखने को मिलता है हमें, ये देख सकते हो, आउल्स आई इंक्लूजन विच आर इंट्रान्यूक्लियर बेसोफिलिक इंक्लूजन। तो आउल्स आई इंक्लूजन सीन इन CMV निमोनिया। उसके बाद लास्ट कंडीशन है पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सर्फेक्टेंट। 3 टाइप होते हैं, कंजेनाइटल, सेकेंडरी, कंजेनाइटल, ऑटोइम्यून पल्मोनरी एल्वियोलर, ऑटोइम्यून एंड सेकेंडरी। कंजेनाइटल उसमें म्यूटेशन होता है ABCA3 जीन का, टाइप 2 न्यूमोसाइट वो प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसलिए सर्फेक्टेंट भी प्रोड्यूस नहीं होते या डिफेक्टिव प्रोडक्शन होता है। ऑटोइम्यून में इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, इसमें सर्फेक्टेंट स्टार्ट एक्युमुलेटिंग इन द इंट्राब्रोंक्यूलर स्पेस। और सेकेंडरी इट इज एसोसिएटेड विद हिमेटोलॉजिकल मैग्नेसी। HP एग्जामिनेशन में हमें ऐसा होमोजीनस पिंक मटेरियल दिखेगा इन द एल्वियोलाई, होमोजीनस पिंक मटेरियल इन द एल्वियोलाई।